हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैक टाइट्रेशन। लेकिन बैक टाइट्रेशन देखने के पहले पिछले लेक्चर में दो क्वेश्चन था, एक आधा हुआ था और एक छूट ही गया था। तो उन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद आएंगे बैक टाइट्रेशन पे। लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि बैक टाइट्रेशन काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इसके बाद बढ़ेंगे। आज का लेक्चर छोटा होगा, इसके बाद सेकंड लेक्चर में आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे उसमें, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। इनफैक्ट कोई भी टाइट्रेशन हो, प्रोसीजर जो कुछ भी हो, लेकिन कैलकुलेशन में हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को ही इक्वेट करना होता है। ठीक है, एक और चीज हम बता दें, बैक टाइट्रेशन पे हम डिटेल प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में, मतलब तुम्हारे स्कूल लैब में बैक टाइट्रेशन करना नहीं है। ये तुम्हारे एग्जाम में ही आ सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, और एग्जाम में आ सकता है अगर तो उसमें प्रोसीजर नहीं पूछा जाता है, वहां मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है। तो कैसे करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कैसे हम इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट से इक्वेट करेंगे, ये हम देखेंगे बैक टाइट्रेशन के अंदर। ठीक है, हालांकि सारे टाइट्रेशन के पीछे कॉन्सेप्ट एक ही है, इक्विवेलेंट को इक्वेट करना होता है। जब इंड पॉइंट आ जाता है, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो दो स्पेसीज रिएक्ट कर रहा होता है उस दोनों को इक्विवेलेंट को इक्वल करते हैं। जरा गौर करो, पिछले लेक्चर में हमने मोहर सॉल्ट का रिएक्शन KMnO4 के साथ कराया था। मोहर सॉल्ट का मोलरिटी दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, इसका मोलरिटी निकालना था शायद, और वॉल्यूम दिया हुआ था। तो N1V1 = M2V2 हमने किया था, वहां पे रिएक्शंस भी हमने लिखा था। लेकिन चूंकि ये इस दोनों के बीच का रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रिएक्शंस एक बार और हम लिखेंगे, और इस बार कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। केवल वो रिएक्शन, वो स्टेप्स नहीं लिखेंगे, वो स्पेसिस नहीं लिखेंगे जिसमें केवल रेडॉक्स चेंज को दिखाया जाता है। हम इसका पूरा रिएक्शंस लिखेंगे। तो जरा रिएक्शंस देखते हैं। फेरस KMnO4 का रिएक्शन किसके साथ, फेरस सल्फेट के FeSO4 NH4 2SO4 6H2O मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट के साथ जब KMnO4 के साथ मोहर सॉल्ट का KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ड्रॉप H2SO4 का भी लेते हैं ताकि मीडियम एसिडिक हो जाए। तो H2SO4 इसके साथ ले लो, H2SO4 कुछ ड्रॉप लिया जाता है, तो तुम यहां भी प्लस H2SO4 लिख सकते हो। ये डबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें दो सॉल्ट दिख रहा होगा, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। तो मोहर सॉल्ट को डबल सॉल्ट भी बोलते हैं। डबल सॉल्ट और भी है, बट उसी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट भी है। ये चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद रिड्यूस होगा तो ये जो Mn है Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में आता है। ये आयरन है जो कि +2 में है, तो +3 में चला जाएगा, तो आयरन +3 में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कुछ नहीं होगा इसका। अमोनियम, ध्यान ये रखना है कि KMnO4 का जब मोहर सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सल्फेट का फेरस आयन ऑक्सीडाइज होता है, ना कि अमोनियम सल्फेट का अमोनियम आयन। हालांकि यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। शायद उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा KMnO4 में कि इसको ऑक्सीडाइज कर पाए। बट इसके साथ मोहर सॉल्ट के साथ जब KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं लैब में, जब ये टाइट्रेशन कराते हैं, तो वहां पे रिएक्शंस FeSO4 के साथ ही इसका होता है, इसके साथ नहीं होता, ये एज इट इज रह जाता है। तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो यही होगा, बट चूंकि हम इसको कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो Mn+2 के साथ लिख दो सल्फेट एनायन ही तो है हर जगह, सल्फेट। Fe+3 के साथ भी लिख दो सल्फेट। तो हम क्या लिख दें, MnSO4 प्लस FeSO4, बट फेरिक आयन था तो इधर 3 करना पड़ेगा हमें और इधर 2 करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अमोनियम सल्फेट एज इट इज रह जाएगा, तो NH4SO और NH4 होल 2 SO4 अमोनियम सल्फेट, और तो कुछ है नहीं। हाँ,
Mn हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनियम सल्फेट रह ही गया, बस यही रिएक्शन होगा। तुम चाहो तो इसको बैलेंस कर ले सकते हो, हीट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बैलेंस करके नहीं लिखा है। तो ये है इसका रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, किसके कारण हमने इस रिएक्शंस को तुमको बताया फिर से, इसलिए क्योंकि तुमको गौर करना है कि MnO4 केवल फेरस को ऑक्सीडाइज करता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। और ये टाइट्रेशन तुम्हें स्कूल लैब में भी करने को मिलेगा, इसलिए हमने इस पे स्ट्रेस दिया है। इसके बाद आ जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये पिछले लेक्चर में हमने नहीं किया था, तो इसको कंप्लीट करते हैं। सिंपल है, इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट के बराबर करना है। तो दोनों के इक्विवेलेंट को जब बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ferrous oxalate, number of equivalent of ferrous oxalate FeC2O4 is equal to number of equivalent of KMnO4। यही तो करना है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है, तो बताओ, हमें तो मोलरिटी पता है, इक्विवेलेंट तो नॉर्मलिटी से निकलता है। N1V1 नॉर्मली N1V1 होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं N1V1 ही, मतलब नॉर्मलिटी ऑफ फेरस ऑक्सलेट इंटू वॉल्यूम ऑफ फेरस ऑक्सलेट इज इक्वल टू N2V2, मतलब नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4। और चूंकि यहाँ नॉर्मलिटी नहीं मोलरिटी दिया है, तो हम जानते हैं मोलरिटी इंटू N फैक्टर नॉर्मलिटी होता है। तो इस नॉर्मलिटी को मोलरिटी इंटू N फैक्टर लिख देते हैं, NF1 इंटू मोलरिटी, ये हो गया नॉर्मलिटी के बराबर, इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NF2 इंटू M2, ये हो गया नॉर्मलिटी के बराबर इंटू V2। अब हमें जरूरत है N फैक्टर का, ये N फैक्टर है फेरस ऑक्सलेट का और ये N फैक्टर है KMnO4 का। अब N फैक्टर देखने के लिए हमें रिएक्शंस देखना पड़ेगा, क्योंकि N फैक्टर तो रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। तो फेरस ऑक्सलेट का KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओ, तो देखो फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 का जब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हम जानते हैं कि ये होता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4। और एक चीज और, ये इस टाइट्रेशन में भी कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4 लिया जाता है, मतलब मीडियम एसिडिक रखा जाता है। और तुम जानते हो एसिडिक मीडियम में KMnO4 +7 से +2 में जाता है, ठीक है। और अब देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +7 से +2 में चला गया। इसके बारे में अगर गौर करो तो ये आयरन +2 में है, जो ऑक्सीडाइज होके +3 में जाएगा। आयरन ऑक्सीडाइज होके +3 में जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसको तो ऑक्सीडाइज किया ही, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये कार्बन है +3 में, जो ऑक्सीडाइज होके +4 में जाता है। +4 का मतलब CO2, ठीक है। तो ये हुआ रिएक्शन। अब इसको तुम चाहो तो कंप्लीट भी लिख सकते हो, जैसे फेरस ऑक्सलेट प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 गिव्स आउट MnSO4, फेरिक सल्फेट, CO2 एंड वाटर, ठीक है। अदरवाइज हमारा काम तो इतना सही हो जाएगा। इसका N फैक्टर चूंकि एसिडिक मीडियम में है तो 5 ही होगा। तुम देख भी सकते हो +7 से +2 में गया है, इसका मतलब है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आया है, या इसके 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए इसका N फैक्टर 5। यहां पे जरा देखो, आयरन +2 से +3 में गया है, मतलब इसके 1 मोल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकला, या बोलो इसके एक एटम से, आयरन +2 में है ना, तो +3 में गया, तो इसके एक आयन से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, या 1 मोल आयन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकला है। बट यहां पे कार्बन भी है जो +3 में है, जो +4 में गया है, इसका मतलब है कार्बन से भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकला। बट यहां 2 मोल कार्बन है, इसलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकला। तो ओवरऑल इसके 1 मोल से 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए इसका N फैक्टर होगा 3। बच्चे कई बार इसको तो ध्यान देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इसी वजह से कि इसको भी ऑक्सीडाइज करता है और इसको भी ऑक्सीडाइज करता है। और सिंपल सा फंडा, ये तुमको याद रहेगा, तभी कर पाओगे कि KMnO4 कार्बन को और आयरन को दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है +2 से +3 में, और कार्बन को +3 से +4 में। इस तरह से इसका N फैक्टर 3 हो गया। इस वैल्यू को यहां पुट करो, इस वैल्यू को यहां पुट करो, क्या लिखेंगे, 3 इंटू
M1 0.1 इधर दिया हुआ है, M1 0.1 इंटू V1, V1 कितना 100 ml। जब 100 ml यहाँ पे लिखे हैं तो ये सब मिला के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो नहीं हुआ है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हुआ। तो हम इधर भी वॉल्यूम को ml में ही रखेंगे, तो इधर वाला भी मिली इक्विवेलेंट, तो दोनों साइड का मिली इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा। इधर लिख देते हैं 3 इंटू 5 ना, 5, इधर लिख देते हैं 5 इंटू M2 इंटू वॉल्यूम कितना, इधर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया होगा यहाँ पे 100, ठीक है। और यहाँ से M2 का वैल्यू निकल जाएगा, M2 का वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। यहाँ से M2 निकल गया, यही होगा आंसर। तुम चाहो तो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। क्या करोगे जरा गौर करो, इसका ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकलेगा, और मिलीमोल्स को जब n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इस तरह से इसका मिली इक्विवेलेंट को इसके मिली इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दो। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर गौर करो। इसके बाद का स्टेप N1V1 इक्वल टू N2V2 के जगह पे हम लिख सकते थे NF1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मोल्स इज इक्वल टू NF2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, बट यहां मोल्स इसका लेना है। अब इसका मोल्स या मिलीमोल्स, यहाँ मिलीमोल्स भी लिखोगे तो यहाँ मिलीमोल्स लिखोगे तो यहाँ भी मिलीमोल्स लिखोगे, तो यहाँ मिलीमोल्स कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम इनटू इसका मोलरिटी। तो बात तो फिर यही हो गया कि इसको तुम वॉल्यूम इनटू मोलरिटी बोल रहे हो, तो NFMV वही चीज तो हो गया। इनफैक्ट हुआ क्या है, ये दोनों मिलके नॉर्मलिटी बनता है और ये वॉल्यूम है। तुम ये दोनों को मिला दो तो ये दोनों मिलके ये मोल्स बनता है और ये n फैक्टर है। तो मोल्स इंटू n फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, एक तरीका और है, उसमें क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के बाद यहाँ कोफिशिएंट्स आ जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे कि इसका कितना मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है। और चूंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मोल्स निकल जाएगा, मोल्स नहीं मिलीमोल्स निकल जाएगा। तो इसका मिलीमोल्स पता है तो हम इसका मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। बाय द वे इसका मिलीमोल्स 2 आ गया, तो इसका 2 मिलीमोल्स इसके कितने मिलीमोल्स के साथ रिएक्शन करेगा, इस कोफिशिएंट के हेल्प से हम बता सकते हैं। हालांकि इसका 2 मिलीमोल्स नहीं होगा, इसका मिलीमोल्स होगा 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल्स होगा। तो ये दोनों का जब कोफिशिएंट पता रहेगा बैलेंस करने के बाद, तो हम बता सकते हैं कि इसका 10 मिलीमोल्स इसके कितनी मिलीमोल्स के साथ रिएक्शन करेगा। और इसका मिलीमोल्स निकल गया तो उसको हम दिस इंटू दिस इक्वल टू डैट मिलीमोल्स कर देंगे, तो वहां से m का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हुआ कि बैलेंस करने के बाद कैसे ये मोलरिटी निकालेंगे। बैलेंस कर लेंगे तो n फैक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना बैलेंस मोलरिटी निकालेंगे या नॉर्मलिटी निकालेंगे तो n फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। और हमने पहले यह भी बताया है कि n फैक्टर कुछ और नहीं, n फैक्टर का जो रेशियो होता है वो कोफिशिएंट के रेशियो के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं n फैक्टर कोफिशिएंट से लिंक्ड ही होता है। इसलिए जब बैलेंस कर लेते हैं तो कोफिशिएंट का यूज करते हैं, और जब बैलेंस नहीं करते तो n फैक्टर का यूज करते हैं, और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड ही हैं, इसलिए कहीं कोई गलती नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने रिकमेंड किया है कि अगर एसिड बेस रिएक्शन को हैंडल करना है तो रिएक्शन को बैलेंस करके हैंडल करो, और जब रेडॉक्स को हैंडल करना है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओ, आसान पड़ेगा। अदरवाइज तुम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से मैनेज कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ये 2 क्वेश्चन। एक बार मेरे को एक बार देख लेने दो रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब हम देखते हैं बैक टाइट्रेशन को। ऐसे बैक टाइट्रेशन के प्रोसीजर को समझाने लगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, बट उसका जरूरत नहीं है, तो हम उसको शॉर्टकट में निकालेंगे। देखो, बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, कोई एक अननोन स्पीशीज होता है जिसका कंसंट्रेशन पता करना होता है,
कौन सा स्पेसीज है ये पता होता है, बट इसका कंसंट्रेशन पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई एक सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जो इसके साथ रिएक्ट करने वाला है, उसको मिला देते हैं और एक्सेस मिला देते हैं। ठीक है, इतना मिलाते हैं कि इसका सारा का सारा रिएक्ट भी कर जाए और ये कुछ बचा भी रह जाए। ठीक है, तो इसका जितना भी इक्विवेलेंस था उसका कुछ पोर्शन इसके साथ रिएक्शन में चला गया और कुछ बचा रह गया। अब इस दोनों के मिक्सचर को, मिक्सचर नहीं है बेसिकली, ये तो रिएक्ट करके खत्म हो गया, बच गया है ए। अब इस बचे हुए ए के साथ रिएक्ट कराने के लिए बी को लाते हैं। बी का रिएक्ट कराते हैं ए के बचे हुए पोर्शन के साथ। इतना ही बी मिलाते हैं जितना में कि इसका एक्सेस पोर्शन खत्म हो जाए। तो ओवरऑल क्या हो गया, ए का जितना भी इक्विवेलेंट था उसमें से कुछ इक्विवेलेंट सी के साथ रिएक्ट किया है, ए का जितना भी इक्विवेलेंट था उसमें से कुछ इक्विवेलेंट बी के साथ रिएक्ट किया है। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। वही हमने किया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी। ठीक है, इसी तीनों में से दो चीज पता रहेगा, एक तुम्हें बताना होगा तो ये बताया जा सकता है। जनरली ए पता रहेगा और बी पता रहेगा, सी बताना होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, यही है बैक टाइट्रेशन। थोड़ा सा समझते हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लैब में प्रोसीजर, जब इसका देखेंगे जरूरत क्यों है। हालांकि उस पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल वे में लैब में ये करना नहीं होगा, हमें इस पर बेस्ट कैलकुलेशन ही करना होगा, तो वो इतना से हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं एक और सेक्शन नहीं है, इनफैक्ट ये बैक टाइट्रेशन ही है। बैक टाइट्रेशन जनरली किसके लिए यूज होता है, जैसे कोई सॉलिड है, इम्प्योर सॉलिड, मतलब बाय द वे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोल दें तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है। इसका मतलब क्या है कि बाय द वे 1.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है। इसका मतलब है कि उसमें 1.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, उससे कम है और उसमें इम्प्योरिटी है। ठीक है, अब बाय द वे 1.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है जिसमें इम्प्योरिटी भी है, मतलब 1.3 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी इम्प्योरिटी है, ऐसा हो सकता है। तो बताओ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज क्या होगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज क्या होगा, कैसे निकलेगा, 1.3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 100। तो तुम्हें एक सैंपल दे दिया गया है इम्प्योर सैंपल, और उसमें जो प्योर कंपाउंड है, उसमें जो भी कंपाउंड है उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बैक टाइट्रेशन यूज करते हैं। करते क्या है जरा गौर करना। एक्चुअली अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं कि अननोन कंसंट्रेशन वाले कंपाउंड का, अननोन कोई कंपाउंड है जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता है, कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता है, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से उसका कंसंट्रेशन पता करते हैं। अब जरा गौर करो, सी है इम्प्योर कंपाउंड और हमारे पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो है बी। हमारे पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है बी है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बी है। तो हम इसी दोनों का यूज करके इसका कंसंट्रेशन पता करेंगे। लेकिन जरा गौर करो ना, ये सॉलिड है और इस सॉलिड के साथ बी रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, इसके साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो फिर हम कैसे इस दोनों का रिएक्शन करा के इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे जब रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये चूंकि इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है या इसके सॉल्यूशन में ये सॉलिड डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन लाते हैं जो इसके साथ भी रिएक्ट करे और जो इसके साथ भी रिएक्ट करे। ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन है बट इसका कंसंट्रेशन पता नहीं होता है हमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग करते क्या है, इसका कुछ वॉल्यूम लेते हैं, ए का ले लिए कुछ वॉल्यूम, बाय द वे भी वॉल्यूम लिए। ठीक है, और इसका रिएक्शन कराते हैं बी के साथ, क्योंकि ये तो वो है जो इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, तो इसका बी के साथ रिएक्शन कराते हैं। बी चूंकि स्टैंडर्ड है तो इसका नॉर्मलिटी हमें पता है N1। ठीक है, ए के भी वॉल्यूम के साथ जब बी का रिएक्शन कराए तो बी का V1 वॉल्यूम यूज हुआ। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके कुछ बन गया होगा। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी का कितना हुआ, N1 V1।
तो इस रिएक्शन में ए का जो V वॉल्यूम यूज हुआ है, इस V वॉल्यूम में ए का कितना इक्विवेलेंट है? N1V1 इक्विवेलेंट है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में ये दोनों का इक्विवेलेंट तो सेम होगा। इसका चूंकि नॉर्मलिटी हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि इसके V वॉल्यूम में, इसका V वॉल्यूम इसके N1V1 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट किया है, इसका मतलब इसके V वॉल्यूम में जो ए का इक्विवेलेंट होगा वो N1V1 ही होगा, है ना। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इन V वॉल्यूम, ये ml लीटर कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू N1V1। हम लोग ये जो वॉल्यूम लेते हैं, कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो जिसका बाद में चल के हम जब C के साथ रिएक्शन कराएं, मतलब इतना ही वॉल्यूम के साथ B का रिएक्शन कराएं, बट इतना ही वॉल्यूम के साथ अगर C का रिएक्शन कराएं फ्रेश सॉल्यूशन लेके, इसका फ्रेश सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम फिर लें और उसका C के साथ रिएक्शन कराएं, तो C कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए और A कुछ बचा रह जाना चाहिए। ठीक है, मतलब A का इतना वॉल्यूम यहां पे लेंगे अंदाजा से, जो बाद में जब उतना ही वॉल्यूम जब C के साथ हम रिएक्शन करवाएं, फिर से हम बता रहे हैं यहां पे V का, देखो यहां तो हमारे पास आजादी है ना कि A का कितना वॉल्यूम ले लें, कुछ ज्यादा ही वॉल्यूम ले लें, ताकि कुछ ज्यादा ही वॉल्यूम ले लें और उसके बाद B के साथ रिएक्शन करा दें। ऑफ कोर्स B का ज्यादा वॉल्यूम फिर यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों का रिएक्शन करा लिए, इसका इक्विवेलेंट हमें पता चल गया, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो भी यूज हुआ ये तो हम मेजर कर लेंगे और इसका नॉर्मलिटी भी हमें पता है। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट B का हुआ, तो A के भी वॉल्यूम में कितना इक्विवेलेंट है ये पता चल गया। A का वॉल्यूम हम इस तरह से लेंगे ताकि आगे चल के हमें इतना ही वॉल्यूम C के साथ रिएक्शन कराना है, और C के साथ रिएक्शन कराने के बाद C कंप्लीटली रिएक्ट कर जाना चाहिए, A कुछ बचा रह जाना चाहिए। मतलब A का कुछ ज्यादा ही वॉल्यूम यहां पे हम लेंगे अंदाज से, कि A का इतना वॉल्यूम लेंगे जो कि बाद में उतना ही, यहां पे B के साथ रिएक्शन कराने के लिए A का जितना वॉल्यूम हम यूज किए हैं उतना ही वॉल्यूम अगर C के साथ रिएक्ट कराएं तो C खत्म हो जाए और A कुछ बचा रह जाए। ठीक है, चलो, तो यहां से हमें V वॉल्यूम में A का इक्विवेलेंट पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना ही वॉल्यूम V वॉल्यूम जितना A का जितना वॉल्यूम के साथ B का रिएक्शन कराया था, यहां पे वही चीज हम लिखे हुए होंगे, V वॉल्यूम ऑफ A प्लस B, तो यहां पे B का V1 वॉल्यूम यूज हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B, यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B जो होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A के बराबर होगा, जो N1V1 होगा, जहां N1 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ B, और V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ B। ठीक है, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A। चलो ठीक है, ये तो उसी को हमने लिख दिया है। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, यही वॉल्यूम जो भी यहां पे वॉल्यूम B के साथ रिएक्ट कराने के लिए A का यूज किया था, उतना ही वॉल्यूम फिर से हम A का लेंगे और उसका रिएक्शन C के साथ कराएंगे। चूंकि A का भी वॉल्यूम एक्सेस है, मतलब C के साथ जितना भी रिएक्शन होने के बाद भी ये बचा रह जाएगा, फिर A का रिएक्शन, जो एक्सेस बचा हुआ है उसका रिएक्शन B के साथ कराते हैं, जिसका कि नॉर्मलिटी पता है। जब B का रिएक्शन कराते हैं A के बचे हुए पोर्शन के साथ, तो B का V2 वॉल्यूम यूज होता है। अब तुम बताओ A का टोटल इक्विवेलेंट कितना था, A का टोटल इक्विवेलेंट N1V1 था, जिसमें से कुछ इक्विवेलेंट C के साथ रिएक्ट किया, कुछ इक्विवेलेंट B के साथ रिएक्ट किया। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A तो N1V1 था, तो N1V1 इक्वल टू N1V2 जो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B है, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C। यहां से आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C। अब चूंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C आ गया है हमारे पास, इस दोनों को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C आ गया तो C का मोल्स कितना होगा, C का इक्विवेलेंट पता चल गया, तो इसको n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो C का मोल्स पता चल जाएगा। C का मोल्स पता चल गया तो C का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C का मास पता चल जाएगा। C का मास पता चल गया तो C का मास कितना आया और दिया हुआ कितना था, ये ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें इंप्योरिटी भी है, तो C का मास जो आया दैट डिवाइडेड बाय गिवन मास इनटू 100, ये परसेंटेज ऑफ C आ जाएगा। ठीक है,
तो एक दो स्टेप और लिख दें यहां से। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी आ गया, क्या आ गया, N1V1 माइनस N1V1 माइनस N1V2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी क्या हो गया, N1V1 माइनस N1V2 डिवाइडेड बाई, ये क्या था, इक्विवेलेंट था ना, इसको n फैक्टर किसका, C का n फैक्टर, ये हो गया मोल्स। तो मास ऑफ C क्या हो गया, N1V1 माइनस N1V2 डिवाइडेड बाई n फैक्टर इनटू मोलर मास ऑफ C, ये हो गया मास ऑफ C। बाय द वे इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ C क्या होगा, परसेंटेज ऑफ C m डिवाइडेड बाई, ये जो इसका बाय द वे W ग्राम था, W ग्राम में एक्चुअल में m ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट, W ग्राम में एक्चुअल में m ग्राम ही C है, तो m डिवाइडेड बाई W इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ C निकल गया। बैक टाइट्रेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जो स्टैंडर्ड C है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे पास B है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है, या ये बोलो कि ये सॉल्यूशन और ये सॉलिड इसमें डिजोल्व भी नहीं करता। डिजोल्व नहीं करना मतलब रिएक्शन नहीं होना, ठीक है। तो बेसिकली जब ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर पाता है तो हम एक थर्ड सॉल्यूशन लाते हैं जो इसके साथ भी रिएक्शन कर ले और इसके साथ भी रिएक्शन कर ले, ठीक है। तो यही है बैक टाइट्रेशन। और उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा के, सॉरी इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसके साथ रिएक्शन करा के, और इतना इक्विवेलेंट रखते हैं जो इसके साथ अगर रिएक्ट करे तो ज्यादा पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट निकल जाता है और उतना ही इक्विवेलेंट के साथ फिर C के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब C के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C पूरी तरह खत्म हो जाता है और एक कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है। उस एक्स्ट्रा बचे A के साथ फिर से B का रिएक्शन कराते हैं, तो इस तरह से A का इक्विवेलेंट C का इक्विवेलेंट प्लस B का इक्विवेलेंट हो जाता है। इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C प्लस इक्विवेलेंट ऑफ B। और चूंकि A का जो इक्विवेलेंट यूज किया गया है वो पहले ही हम कितना इक्विवेलेंट था इन टर्म्स ऑफ B हम निकाले हुए थे, तो फिर A के जगह पे उसको पुट कर देते हैं। फिर से अगर बात करें, देखो B के साथ हम रिएक्शन कराए हैं A का, यहां से A का उतना वॉल्यूम लिए हैं जो C के साथ रिएक्शन करे तो ज्यादा हो जाए, तो यहां से A का इक्विवेलेंट निकल गया इन टर्म्स ऑफ B। देखो ना N1V1 ये है किसका इक्विवेलेंट, A का इक्विवेलेंट, ठीक है। लाइट चला गया तो मेरे को गेट ओपन करने दो तो शायद दिखेगा। हाँ, एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहां पे N1V1 आ गया। अब इतना ही वॉल्यूम लेके फिर से C के साथ रिएक्शन कराए हैं, तो चूंकि वॉल्यूम इतना ही लिए हैं तो A का इक्विवेलेंट हमें पता है, इसी में से कुछ इक्विवेलेंट C के साथ रिएक्शन किया और C पूरा खत्म हो गया, एक कुछ बचा रह गया, बचे हुए पोर्शन को B के साथ रिएक्शन कराया, तो B तो स्टैंडर्ड है तो B का इक्विवेलेंट भी पता चल जाएगा क्योंकि इसका नॉर्मेटिव पता है, इसका V वॉल्यूम यूज हुआ है, V2 वॉल्यूम यूज हुआ है, तो B का इक्विवेलेंट A के साथ कितना रिएक्ट किया ये पता चल गया। C का इक्विवेलेंट A के साथ जो भी रिएक्ट करेगा। अब बताओ A का जितना भी इक्विवेलेंट है उसमें से कुछ पोर्शन C के साथ रिएक्ट किया है, कुछ पोर्शन B के साथ रिएक्ट किया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B। और ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A है ना, इसको पहले से हम मेजर करके रखे थे कि V वॉल्यूम में कितना A का इक्विवेलेंट होगा। N1V1 हुआ था तो N1V1 इक्वल टू N1V2 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C, और यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C निकाल लिया, C के इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दिया इन फैक्टर ऑफ C से, यहां से निकल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ C को मोलर मास ऑफ C से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास निकल गया। C का शुरू में जितना भी वेट दिया हुआ था वो ज्यादा था, अब जो मास आया वो कम आया है, कम डिवाइडेड बाई ज्यादा इंटू 100, ये प्योर C का परसेंटेज हो गया। इम्प्योर C था उसमें परसेंटेज ऑफ C निकल गया। तो ये है बैक टाइट्रेशन। चाहे कुछ भी किया गया हो इसमें, ओवरऑल करना यही है
कि C कोई कंपाउंड है जिसका एक्सेस A के साथ रिएक्शन कराए हैं और A जितना एक्सेस बचा हुआ है वो बचा हुआ पोर्शन B के साथ रिएक्शन किया है और इस तरह से बचा हुआ पोर्शन B के साथ रिएक्शन किया है। इसका मतलब A का जो भी टोटल इक्विवेलेंट रहा होगा वो इक्विवेलेंट ऑफ C और इक्विवेलेंट ऑफ B के सम के बराबर रहा होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C। ये दोनों किसी तरह से पता चल जाएगा या दिया रहेगा, इससे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C निकल जाएगा। यही है बैक टाइट्रेशन। बट कुछ प्रिकॉशन और लेना पड़ता है इसमें। C के साथ जब ये रिएक्शन कराए हैं तो जो कुछ भी बना होगा वो प्रोडक्ट B के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जब B के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका एक्सेस पोर्शन तो रिएक्ट करेगा ही, उसके साथ साथ ये दोनों मिलके जो बना है वो भी इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो इसका इक्विवेलेंट ज्यादा यूज हो जाएगा जिससे एरर आने का चांसेस है। हम सोच रहे हैं कि B केवल इसके साथ रिएक्शन किया है और B रिएक्ट कर लिया ये दोनों रिएक्ट करके जो कुछ बना है उसके साथ, तो हम सोच रहे हैं कि B इसके साथ रिएक्ट किया, B किसी और के साथ भी रिएक्ट किए हुए, तो वहां से एरर आने का चांसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, C और A रिएक्ट करके जो कुछ भी बनाता है उसके साथ B का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह से रिएजेंट सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट इतना डिटेल जाने का जरूरत नहीं है। तुम सिंपल कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो तुम इतना जरूर ध्यान रखो कि C कोई कंपाउंड है जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं है, इसका A के साथ रिएक्शन करा है बट ये एक्सेस है, मतलब रिएक्शन के बाद एक कुछ बचा रह गया है, उस बचे हुए पोर्शन के साथ B का रिएक्शन कराया है। तो चूंकि A का कुछ पोर्शन C के साथ और A का कुछ पोर्शन B के साथ रिएक्शन किया है, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B। इतना तो याद रहेगा, इतना तो याद रहेगा। यही है बैक टाइट्रेशन। तुम्हारे पैकेज में कुछ क्वेश्चंस होगा तो इसको ट्राई करोगे, बन जाएगा। हालांकि आगे के लेक्चर्स में हम एक आध क्वेश्चंस ले लेंगे बैक टाइट्रेशन पे, बट हमें लगता है क्वेश्चंस ट्राई करोगे बन जाएगा। ऐसा कुछ टफ होता नहीं है, बस यही तो यूज करना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री के साथ। मे बी नेक्स्ट लेक्चर जल्दी होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। देखो लाइट आ गया, जब थैंक यू बोला तो लाइट आ गया। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो हम फिर से एक बार इस बैक टाइट्रेशन को समझाने का कोशिश करते हैं। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है। इम्प्योर C है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो छोटा सा समरी हमने बताया, सबको समझ में आ गया। देखो फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं इसको। इम्प्योर C है इम्प्योर, और हमारे पास एक सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन B। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब जिसका नॉर्मलिटी या कंसंट्रेशन हमें पता होता है, ठीक है। बट ये दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन लाएंगे जो स्टैंडर्ड तो नहीं होगा। अगर ये स्टैंडर्ड ही होगा और इसके साथ इसका रिएक्शन होने वाला होगा तो हम इसका क्यों यूज करेंगे, सीधे इसी का यूज करके नहीं और इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन है A जो स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका नॉर्मलिटी नहीं पता है, ठीक है। बट हम ये जानते हैं कि इसके साथ C रिएक्ट करता है और इसके साथ B भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A का C के साथ रिएक्शन कराएंगे, बट A का C के साथ रिएक्शन कराने के पहले A का जितना भी वॉल्यूम C के साथ हम रिएक्शन कराने वाले होंगे उतना वॉल्यूम में A का कितना इक्विवेलेंट होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो हम A के भी वॉल्यूम लेते हैं जिसका C के साथ हम रिएक्शन कराने वाले हैं, तो पहले A का भी वॉल्यूम लेके हम B के साथ रिएक्शन करा लेंगे। तो A का भी वॉल्यूम लेके B के साथ रिएक्शन कराए तो A का तो भी वॉल्यूम यूज हुआ बट B का V1 वॉल्यूम यूज हुआ, जिसका कि नॉर्मलिटी हमें पता था N1 था, तो B का इक्विवेलेंट N1 V1 हुआ। और चूंकि इस रिएक्शन में A का भी वॉल्यूम इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट किया है, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इन भी वॉल्यूम भी N1 V1 हो गया, ठीक है। अब क्या किए,
फिर से फ्रेश सॉल्यूशन ए का भी वॉल्यूम लिए, वही सॉल्यूशन जो जिस स्टॉक से पहले लेके हम बी के साथ रिएक्शन कराए थे, उसी स्टॉक से फिर से भी वॉल्यूम लिए। तो ये जो फिर से भी वॉल्यूम लिए उसमें ए का इक्विवेलेंट तो N1V1 ही होगा। अब ये जो भी वॉल्यूम लिए इस बार फ्रेश, इसका बी के साथ रिएक्शन नहीं करा के इसका हम सी के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सी के साथ ए का रिएक्शन कराया तो ए का इक्विवेलेंट तो इसमें N1V1 ही था। इसी में से कुछ इक्विवेलेंट सी के साथ रिएक्ट किया और चूंकि ये एक्सेस है तो कुछ बचा रह जाएगा। इस बचे हुए पोर्शन के साथ बी का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, मतलब ए का जो इक्विवेलेंट था N1V1 उसके साथ कुछ सी रिएक्ट किया, कुछ बी रिएक्ट किया। बी का बाय द वे नॉर्मेलिटी हमें पता है और बी का V2 वॉल्यूम यूज हुआ है, तो बी का जो इक्विवेलेंट यूज हुआ N1V2 यूज हुआ। मतलब N1V1 जो कि ए का इक्विवेलेंट था भी वॉल्यूम में, दैट इज इक्वल टू N1V2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी, और यहां से निकल गया इक्विवेलेंट ऑफ सी। इक्विवेलेंट ऑफ सी को एक n फैक्टर ऑफ सी से डिवाइड कर दिए तो निकल गया मोल्स ऑफ सी। मोल्स ऑफ सी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए सी के मोलर मास से, तो ये निकल गया मास ऑफ सी। मोल्स ऑफ सी को मोलिकुलर मास ऑफ सी से मल्टीप्लाई कर दिए तो मास ऑफ सी निकल गया। ये जो मास ऑफ सी निकला ये इसका W ग्राम बाय द वे दिया हुआ था उससे कम निकलेगा, क्योंकि ये जो मास ऑफ सी निकला ये प्योर सी का मास निकला है और था कितना W ग्राम जो कि इम्प्योर था। तो इसमें m ग्राम ही बाय द वे, ये 1.6 होगा तो ये 1.3 होगा, ऐसा कुछ। तो इम्प्योर सी में प्योर सी m है और इम्प्योर सी कितना था W, m/W इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ सी निकल गया। ठीक है, ये जो हमने इक्विवेलेंट्स के टर्म में लिखा है इसको तुम मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हो, बट उसके लिए फिर कौन सा कंपाउंड है ए, कौन सा कंपाउंड है बी, कौन सा कंपाउंड है सी, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड के अकॉर्डिंग ना कोफिशिएंट्स आएगा बैलेंस करने पे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, थ्योरी में भले हम इक्विवेलेंट यूज करके हम बता दिए हैं, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि अगर एसिड बेस रिएक्शन बैक टाइट्रेशन एसिड बेस रिएक्शन में कराया गया हो, बैक टाइट्रेशन का जो एग्जांपल हो उसमें अगर एसिड बेस रिएक्शन हो तो रिएक्शन बैलेंस्ड करके हम यूज करें, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन बैक टाइट्रेशन के एग्जांपल में दिया गया है तो वहां पे फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करें। हालांकि वहां पे भी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करने पे गलती हो सकता है, क्यों गलती हो सकता है, वहां पे गलती होने का चांसेस ये है कि इक्विवेलेंट n फैक्टर पे डिपेंड करता है, और n फैक्टर डिपेंड करता है क्या चीज पे, n फैक्टर डिपेंड करता है रिएक्शंस पे। तो a का इक्विवेलेंट b के साथ रिएक्शन करने में जितना होगा, हो सकता है ए जब सी के साथ रिएक्शन करे तो ए का इक्विवेलेंट उतना ही मोल्स हो, बट ए का इक्विवेलेंट बदल जाए। अगर एन फैक्टर ए का सी के साथ रिएक्शन में अलग होगा तो उसको हमने यहां पे कंसीडर नहीं किया है। हम मान के चले हैं कि ये बी के साथ रिएक्शन करेगा तो जो ए का एन फैक्टर होगा, ए जब सी के साथ रिएक्शन करेगा, ए जब बी के साथ रिएक्शन करेगा तो जो एन फैक्टर होगा, ए जब सी के साथ रिएक्शन करेगा तो वही एन फैक्टर होगा। ऐसे केस में ये सही होगा। ए बी के साथ रिएक्शन करने पे ए का जो एन फैक्टर होगा, ए सी के साथ रिएक्शन करेगा तब भी ए का एन फैक्टर वही होगा। ऐसे केस में ये हमारा सारा कुछ सही है। अगर ए बी के साथ रिएक्शन करे और उस केस में ए का एन फैक्टर कुछ और हो, ए सी के साथ रिएक्शन करे उस केस में ए का एन फैक्टर कुछ और हो, तो वैसे केसेस में तुम ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर पाओगे। वैसे केसेस में तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब यहां पे इक्विवेलेंट को इस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस सी। यहां पे तुम्हें प्रॉपर रिएक्शन लिख के बैलेंस करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन हम तुमको बता दें, तुमसे जब बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99.99% चांस है कि ए का बी के साथ जब रिएक्शन होगा तो जो एन फैक्टर ए का होगा, सी के साथ जब रिएक्शन होगा तो जो ए का एन फैक्टर होगा, वो दोनों केस में सेम होगा, तो उस केस में ये सही हो जाएगा। बट तुम बोलोगे सर 0.001% में तो ये गलत हो ही सकता है ना, तो उसको हैंडल करना देखो बड़ा आसान है। तुम मत जानो ना ये बैक टाइट्रेशन वगैरह, तुम सिंपल तो जानते हो ना कि कोई दो रिएक्शन करता है तो उसका इक्विवेलेंट
या उसका दोनों का इक्विवेलेंट सेम होता है, या इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में गलती हो सकता है, तो बैलेंस करके कर लो, कोई गलती नहीं होगा, है ना। बट तुम्हें लग रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, तो ध्यान देना, इसके लिए तुम्हें एक लेक्चर का वेट करो, अगला लेक्चर आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। हम वहां पे तुमको बताएंगे कि कहां पे एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट दम तोड़ने लगता है, और जब एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट दम तोड़ने लगता है तो उसको किसका सहारा लेना होता है। बट इसके लिए तुम्हें एक लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, अगला लेक्चर आयोडोमेट्री आयोडीमेट्री में हम उसका डिस्कशन करेंगे, और वहां से समझ में आ जाएगा तुम्हें ये कि किस केस में ये जो देखो यहां पे हमने क्या किया, बी के हेल्प से ए का इक्विवेलेंट निकाला है, और बी के हेल्प से ए का इक्विवेलेंट निकाला, और ये हमने बोल दिया कि ए के भी वॉल्यूम में ए का N1V1 इक्विवेलेंट है, और जब वहीं ए को सी के साथ रिएक्शन कराया तो हम बोल रहे हैं कि ए का इक्विवेलेंट N1V1 ही है, जबकि अगर सी के साथ रिएक्शन करने में ए का एन फैक्टर बदल जाए तो ए का इक्विवेलेंट N1V1 नहीं रह जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ए का इक्विवेलेंट N1V1 ही है। बी के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो ए का इक्विवेलेंट आया था, सी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वही इक्विवेलेंट ए का है, N1V1 ही है। अगर इस रिएक्शन में ए का एन फैक्टर बदल गया तो ए का इक्विवेलेंट बदल जाएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ए इसके साथ रिएक्शन करता है तो जो इक्विवेलेंट आता है सी के साथ भी रिएक्शन करता है तो उतना ही, सॉरी ए जब बी के साथ रिएक्शन करता है तो ए का जो एन फैक्टर होता है सी के साथ रिएक्शन करने के बाद भी एन फैक्टर वही है। अगर दोनों में एन फैक्टर बदल गया तो फिर यहां पे ये गलत हो जाएगा। बी के साथ रिएक्शन कराने के बाद ए का जो इक्विवेलेंट हम बोले हैं N1V1, और उसी ए को जब सी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका इक्विवेलेंट N1V1 ही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसा तुमसे पूछा नहीं जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा जिसमें दोनों में इसका एन फैक्टर सेम हो। और अगर सेम नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर आयोडोमेट्री आयोडीमेट्री में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।